हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी का एक और टॉपिक, एक और चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है, हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है, और इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की रियल कंडीशन के बारे में, ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की साइड। एम्प्लॉयमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लोग जो काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट को अगर हिंदी में कहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। तो लोग काम करते हैं, है ना। काम क्यों करते हैं, ये आ जाता है रीजन। तो काम करते हैं लोग, वर्क करते हैं अर्निंग के लिए, सबसे मेन काम। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो भाई हम कुछ काम करते हैं, उस काम के बदले में हम पैसा कमाते हैं, तो सेल्फ एस्टीम के लिए। देन कंट्रीब्यूशन के लिए टू नेशन, अपने नेशन के कंट्रीब्यूशन के लिए, है ना। जो हम काम करते हैं उसका जो पैसा है, जो भी कैलकुलेशन होती है, वो सारी इकट्ठी ऐड की जाती है और उससे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम नेशन के लिए भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हम सब मिल करके काम करते हैं। अगर हम काम करते हैं मीन्स हम एम्प्लॉयड हैं, हम कहीं पर काम करते हैं। जैसे वर्कर आ जाते हैं, तो वर्कर कौन होते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, है ना। काम कैसे कर रहे हैं, जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी काम अब आप कहोगे किसी को मारने पीटने का काम, चोरी करने का काम, रॉबरी करने का, ये काम नहीं। हमें काम कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। हम सर्विसेज दे रहे हो, है ना, या फिर हम गुड्स को प्रोड्यूस करें। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें आती हैं ना साथ में। इको के आप स्टूडेंट हैं, आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों चीज़ें साथ में आती हैं। या तो हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर हम उससे रिलेटेड किसी भी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं इस टाइम, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली ये क्या है, प्रोडक्टिव हमारा एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में हम बात करेंगे तो एक तो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका खुद का अपना काम होता है, और एक होते हैं हायर्ड वर्कर, जो दूसरे के अंडर में काम करते हैं। माने जो जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़। ये कैजुअल भी हो सकते हैं और रेगुलर हो सकते हैं। कैजुअल मतलब जिन्हें कभी कभी काम मिलता है, जब उन्हें ज़रूरत होती है तब वो काम पे रख लेते हैं। और कुछ होते हैं रेगुलर, जो हमेशा रेगुलर काम करते रहते हैं, जैसे टीचर्स स्कूल में काम करने वाले। ठीक है, वो रेगुलर हैं, रेगुलर बेसिस पर उनको किसी के अंडर में जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर होते हैं तो भी हम किस में आएंगे, हायर्ड वर्कर में आएंगे, क्योंकि हम उसके काम करने की, उसके बदले का हमको पेमेंट मिलता है, और हम लोग रेगुलर वर्कर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जीडीपी आपको पता है कि क्या होता है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर किसी भी नेशन के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उसका सम है 7। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जिसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो, है ना। ऐसी भी हमें पता है ना कि ऐसी कोई भी सर्विसेज नहीं जिसमें किसी को मारना पीटना, या जो बिना किसी जिसमें मनी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो, तो वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं आएंगी। किसी की हेल्प कर देना वो यहाँ पर नहीं आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, मनी से रिलेटेड हो ट्रांजैक्शन, लेकिन प्रोडक्टिव होना चाहिए साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्कफोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है वर्कफोर्स हमारी, देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, वो लोग, सिर्फ उन लोगों की संख्या जो वाकई में काम कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड वर्कफोर्स। ठीक है, आगे चलते हैं लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई या लेबर फोर्स हमारा क्या होता है, लेबर सप्लाई क्या होगा, वर्कर्स विलिंग टू वर्क, ये हमारी क्या होती है, लेबर सप्लाई होती है। क्या होती है, लेबर सप्लाई, वर्कर्स विलिंग टू वर्क, ऐसे वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं, प्लस वर्कफोर्स मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, जो वाकई में काम कर रहे हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो उससे हमारा क्या कैलकुलेट होकर क्या आता है, लेबर फोर्स। किसको, जो लोग काम करना चाहते हैं और जो लोग वाकई में काम कर रहे हैं, उन दोनों को आप ऐड कर दो, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारी लेबर फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर, आगे चलते हैं। रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड कितने हैं भाई जी, कितने नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इंटू 100 अपॉन लेबर फोर्स। और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, तो वर्कफोर्स कितनी है हमारी, ये रही।
अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 हम करते हैं अगर, तो हमारी वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन कैलकुलेट हो जाता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं काम को करने में। चल कुछ और अब स्टडी करते हैं हम यहाँ पर। देखो साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। इंडिया में वर्क फोर्स का साइज कितना है? वर्क फोर्स हमने यहाँ लिखा हुआ है कि कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो हम ये जो डेटाज हैं ये सर्वे किया गया है उसमें, तो वो उसमें से कैलकुलेशन होकर क्या है, तकरीबन 400 मिलियन लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें 70% रूरल एरिया के हैं और 30% अर्बन एरिया के हैं। समझ रहे हैं? 70% रूरल एरिया के लोग हैं और 30% अर्बन एरिया के लोग हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा काम करते हैं, और वो भी कैसे? क्योंकि उनके पास अपने फार्म होते हैं या फार्म पर वो एज ए लेबर काम करते हैं। और अर्बन एरियाज में 30% लोग होते हैं जो हायर्ड होते हैं, माने वो किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, या फिर वो जॉब करने का काम करते हैं। रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी जीडीपी हमारी कैसी होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा ही तो काम कर, भाई वो काम कर रहे हैं, काम करने के बदले में उनको जो इनकम मिलती है रूरल एरियाज में बहुत कम मिलती है, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उनका बहुत कम होता है। लो जीडीपी आती है। लो जीडीपी का मतलब समझते हैं? लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन अगर कम होता है तो इनकम भी कम होगी और पॉवर्टी ज़्यादा हो जाएगी। समझ गए? रूरल एरियाज में क्योंकि लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, अर्बन में नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, लो एम्प्लॉयमेंट और वोमेन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ वोमेन का एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, बहुत कम है ना। वोमेन को काम मिलता भी है तो भी वो यहाँ पर कम है। जैसे रूरल एरियाज़ की वोमेन यहाँ के कंपैरिजन में काम ज़्यादा करती हैं, अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में वोमेन वहाँ काम करती हैं, लेकिन वो काम करती हैं, काम करने के बदले में उनको जो इनकम मिलती है वो बहुत लो होती है, बहुत कम होती है। देन लो एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, तो ये क्या हमको शो करता है? ये हमारा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को शो करता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बैकवर्ड है, कि यहाँ लेडीज़ काम तो बहुत करती हैं, है ना, लेकिन उसके बदले का उनको जो पेमेंट दिया जाता है वो बहुत ही लो दिया जाता है। ठीक है? ऐसे जब हम ये अपना यहाँ पे भी हम एक जो डेटा देख रहे हैं कि 70% जो लेबर है वो कहाँ का है? वो रूरल एरिया से। फिर भी जीडीपी में ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत लो होता है। काम बहुत करते हैं लेकिन उसके बदले का पैसा बहुत कम दिया जाता है। आगे बात करते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, रूरल एरियाज के लोग 42%, अर्बन एरियाज के लोग तकरीबन 34%। यहाँ पर भी अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन वर्कर्स, यहाँ वुमेन वर्कर्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। उनसे काम क्योंकि वो एजुकेटेड उतनी नहीं होती है। अगर रूरल एरियाज में क्योंकि ज़्यादा है ना, तो रूरल एरियाज की जो लेडी हैं काम बहुत करती हैं, लेकिन काम वो कैसा कर पाती हैं? वो ज़्यादातर फार्म पे काम कर पाती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड नहीं है इतना, है ना। और फिर दूसरी चीज़, हमेशा उनके दिमाग में एक ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते कि वो घर के बाहर नहीं जाएंगी काम करने के लिए, या अपने घर के आसपास ही काम करेंगी, क्योंकि बाहर का पता नहीं माहौल कैसा है। ये सब चीज़ें देखती हुए भी वो बाहर जाना थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। अवॉइड करने की वजह से वो वहीं पर काम करेंगे, और वहीं पर काम करना होगा तो वो बहुत ही लो वेजेस में वहाँ पर काम करेंगे। काम बहुत करती हैं। अगर अर्बन से रूरल को कंपैरिजन किया जाए तो रूरल एरियाज़ की लेडी सबसे ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है, घर का भी कर लेती प्लस बाहर का भी कर लेती है। और देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द हायर्ड वर्कर्स। अब सेल्फ एम्प्लॉयड देखो तो रूरल एरियाज में 56% सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और 44% हायर्ड होते हैं। ये रूरल एरियाज में क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में ज़्यादातर लोगों के पास अपने फार्म होते हैं, है ना। अपने फार्म होते हैं, अपने छोटे छोटे खेत होते हैं, उसमें उसी में काम करते रहते हैं। और अर्बन एरियाज में सिर्फ 42% सेल्फ अपना काम करते हैं, जिनका खुद का पर्सनल अपना बिजनेस होता है, और 58% हायर्ड होते हैं। समझ गया? इतना डिफरेंसेस है यहाँ पर। और रीज़न वही रहता है कि रूरल एरियाज़ में काम, वहाँ पर काम ज़्यादा है, पूरे दिन लोग काम करते हैं, लेकिन काम करने के बदले में अगर हम ये कहते हैं कि वेजेस ज़्यादा हो जाए, वो नहीं होती है ज़्यादा। ऐसे ही ऑक्यूपेशन ऑफ स्ट्रक्चर, अपने 3 तरीके के जैसे सेक्टर्स हैं, है ना। प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, देन टेरिटरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में पूरे यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में है, फिर सेकेंडरी में, और उसके बाद टेरिटरी में, उसके बाद और 3rd नंबर पे आती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। समझ में आई, है ना। तो ये फिर काम बहुत है, लेकिन कहाँ पर काम है? प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में काम बहुत है, लेकिन जीडीपी में ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे होने वाला, क्योंकि प्रोडक्शन हमारा बहुत कम हो जाता है, जीडीपी की रेट कम हो जाती है।
इतनी बात, आई थिंक यहाँ पे इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं जॉबलेस ग्रोथ की साइड, और कुछ और जो टॉपिक इससे रिलेटेड रहेंगे, अब हम उसकी साइड चलते हैं। चलते हैं अब आगे, हम चलेंगे जॉबलेस ग्रोथ की साइड। जॉबलेस ग्रोथ मीन्स यहाँ पर जीडीपी तो बढ़ेगा बट एम्प्लॉयमेंट उसके लेवल से, यानी कि एम्प्लॉयमेंट उसी रेशियो से नहीं बढ़ रहा होगा, है ना। ये कंडीशन कैसे आती है? जीडीपी बढ़ेगा, भाई एक फर्म है, फर्म में प्रोडक्शन हमारा लगातार बढ़ रहा है ना, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। रीज़न क्या हो सकता है उसके पीछे? बहुत बड़ा रीज़न है, भाई आपने मशीनरी से काम करा रहे हैं, आप मशीनरी की हेल्प से काम करा रहे हैं, आप कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा हो गए तो लेबर इंटेंसिव जरूरत ही नहीं होती, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, बस उसी को क्या कहते हैं हम? जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। माने ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन जॉब लोगों को नहीं मिल रही, डेट वो जो सिचुएशन होती है डेट इज कॉल्ड अ जॉबलेस ग्रोथ, राइट। चलते हैं आगे, कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द वर्कर फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल बेस वर्क। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से और रेगुलर सैलरीड से हट करके लोग किस में जाने लगे हैं? कैजुअल बेस लेवल में। इसी को क्या कहा जाता है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहा जाता है। जहाँ काम मिला वहाँ चले गए थोड़े टाइम के लिए, फिर छोड़ दिया, फिर और काम मिला, फिर वहाँ कर लिया, फिर छोड़ दिया, वो जो सिचुएशन होती है उससे क्या कहते हैं हम? कैजुअलाइजेशन। आगे चलते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। अब ये क्या होता है? देख, दो तरीके के सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर होता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर जितने भी पब्लिक सेक्टर होते हैं सब हमारे कैसे होते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं गवर्नमेंट के, और अनऑर्गेनाइज मतलब जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, राइट। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले जितने भी लेबर होते हैं वो हमारे कौन से हो जाते हैं? फॉर्मल वर्कर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको पूरी तरीके से सोशल सिक्योरिटी दी रखी होती है, ये लॉ लेबर लॉ से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होते हैं, और तकरीबन 60% हमारा जो वर्क फोर्स है वो किसका है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगा हुआ है। इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं, ये इनफॉर्मल होता है, सोशल सिक्योरिटी इन लोगों को नहीं मिलती है, ये लेबर लॉ से पूरी प्रोटेक्ट तो होते ही नहीं है, सैलरी भी इनकी फिक्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी तकरीबन 33.5% लोग इसमें काम करते हैं। लेकिन क्योंकि आईएलओ की वजह से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, यहाँ इसमें लोगों के जो जिसे कह सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर लिया गया, और अब ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं। रीज़न उसके पीछे, वो लोग सैलरी अच्छी पेड करते हैं तो लोग यहाँ पर काम करना चाहते हैं, और प्लस आईएलओ की वजह से यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, और यहाँ पर लोग अब काम करने के लिए राजी हो गए। ठीक है, चलते हैं आगे, अनएम्प्लॉयमेंट की साइड। ये तो बहुत सिंपल है भाई, एक वो सिचुएशन जहाँ पर जो लोग काम करना चाहते हैं फिर भी उनके पास काम नहीं है, तो वो जो सिचुएशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ वर्क। वर्क नहीं है भाई, लोग काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन वर्क ही नहीं है उनके पास। कुछ टाइप से इसके, एक ओपन होता है, ओपन मतलब जो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि भाई आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास फिर भी काम नहीं, ओपन हो गया, ठीक है। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल मतलब ये होता है कि काम आपकी फैक्ट्री जो भी जिसमें भी जहाँ पर भी आप काम कर रहे थे वहाँ पर अब काम नहीं है, किसी भी कारण की वजह से उन्होंने निकाल दिया, या फिर आपने एक जॉब को छोड़ा दूसरी जॉब को लिया, उतने टाइम के बीच में आपके पास तो कोई काम है नहीं, वो जो कंडीशन होती है उसे फ्रिक्शनल कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल भी किस में आ जाते हैं? वो इसमें आ जाते हैं जो अर्बन एरियाज में, यानी इंडस्ट्रीज में आ जाते हैं। इसमें भी क्या होता है? डिमांड, आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो जो प्रोडक्शन होता है उसकी डिमांड मार्केट में कम हो गई, उसकी मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से उसका प्रोडक्शन कम हो गया, तो प्रोडक्शन कम हो गया तो उनको वहाँ पर लेबर यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं ज़रूरत, उन्होंने हटा दिया, स्ट्रक्चरल हो गया। यही सेम साइक्लिकल में आ जाता है, साइक्लिकल में भी यही चेंजेस आते हैं कि आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, और उस टाइम पर उनको लेबर की ज़रूरत नहीं है, हटा दिए, चेंजेस हो गए, डिप्रेशन की कंडीशन आ गई, ठीक है। और चलते हैं सीजनल। सीजनल ज़्यादातर किस में देखा जाता है? फार्म में देखा जाता है। फार्म में कैसे देखा जाता है? जिस टाइम पे सीज़न है तो लेबर की ज़रूरत है, हमने ले लिया, हायर कर लिए, लेकिन जब सीज़न नहीं है तो फिर उतने लेबर हमने हटा दिए, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अच्छा मतलब ये एक ऐसे एम्प्लॉयमेंट है जो वाकई में है प्रेजेंट टाइम में। डिस्गाइज्ड क्या होता है? ये भी फार्म पे होता है,
जहाँ पर 10 लेबर की ज़रूरत है, हमने वहाँ पर लगा रखे हैं 100 लेबर, क्योंकि लोग कह रहे हैं हमें काम दे दो। लगे तो हैं लेकिन ना लगे कि बराबर हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिन भर में काम करने के बदले में अगर हमने उनको 10 रुपये पेड कर दिए तो पैसे तो आए ना भाई उनके पास, लेकिन वो शायद 10 रुपये में अपना भी पेट न भर पाएँ तो अपनी फैमिली का क्या भरेंगे। वो जो सिचुएशन होती है उससे डिस्गाइज्ड कि है भी है और नहीं भी है। ठीक है, चलते। और भी इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो रूरल एरियाज में एक ओपन होता है, सीजनल होता है और डिस्गाइज, तीन होते हैं, ओपन, सीजनल और डिस्गाइज। और अर्बन एरियाज में फिक्सचर जैसे हमने बताया फैक्ट्रीज का, स्टेशनल, साइक्लिकल, यानी कि इसको इंडस्ट्रियल, एजुकेटेड और टेक्नोलॉजिकल भी कह सकते हैं। ये इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलें भाई। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं, मैंने हमें कैसे पता चलता है कि किस सेक्टर में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कैसे मेजरमेंट होगा? तो रिपोर्ट ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, इंडिया की सेंसस की रिपोर्ट आती है, उसमें पता चल जाता है। और क्या आता है? NSSO, वो अपनी रिपोर्ट देता है। और क्या आता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेटा, ये अपने डेटा देते रहते हैं, तो हमको पता चल जाता है। जैसे इस टाइम पे 2.3% दे रखा है, इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, क्या कॉजेज हो सकते हैं इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयड लोगों के? कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्यों इतनी बेरोजगारी है इंडिया में? तो देखो, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग अच्छी नहीं है। हालांकि इस टाइम पे ऐसा नहीं कह सकते, अब हम कह सकते हैं इस टाइम पे कि हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत काम कर रही है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, ये बात तो है। जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव है, यानी बड़ी बड़ी मशीनें लगानी है, बहुत सारा पैसा लगाना है। जब लोगों के पास पैसा है ही नहीं तो वो इस टाइप के प्रोजेक्ट में कैसे काम कर सकते हैं। ठीक, और चलते हैं। फॉरेन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यहाँ पे प्रीफ्रेंस दी जाती है। फॉरेन टेक्नोलॉजी में कैपिटल ज़्यादा हमको रिक्वायरमेंट रहती है, नहीं हो पाता। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, ये क्लियर हो गया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास उतने अच्छे नहीं, तो हम अगर हम चाहते हैं कि हम अपना कुछ भी काम सेट करें तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इंक्रीज इन द लेबर फोर्स, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेबर फोर्स बढ़ती चली जा रही है, कितना एम्प्लॉयमेंट लेकर के आएंगे। और डिके ऑफ द स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्री, पहले जैसे ना कॉटन इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, लोग उसमें अपने काम करते थे। अभी क्या, लोगों की और रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, ठीक है, तो लोग उसमें काम नहीं करना चाहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते, स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम नहीं करना चाहते हैं और अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ये मेन प्रॉब्लम्स। चलते हैं उधर साइड पे कि अगर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है तो उससे होने वाले कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में चलते हैं उधर साइड पे। नाउ मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है भाई अनएम्प्लॉयमेंट से? तो दो पार्ट में इसको अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, एक तो इकोनॉमिक इफेक्ट्स और एक सोशल इफेक्ट्स के बारे में। अब इकोनॉमिक इफेक्ट्स देखो, लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन आई, हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो गए, लेकिन कोई काम नहीं है। जब काम नहीं होता है तो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का पूरी तरीके से लॉस हो जाता है। ठीक, जब इसका लॉस हो रहा है तो आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी काम ही नहीं है। जब आउटपुट कम होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाएगा, और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी, कैपिटल नहीं बनेगी तो प्रोडक्शन ही कहाँ से होगा। सर्कल बन गया एक तरीके का, उसी में हम फंसते चले जाते हैं। कंडीशन आ जाती है पॉवर्टी। सोशल इफेक्ट्स क्या आते हैं? राइज इन पॉवर्टी, क्लियर बात है एकदम। मोर इनकम इनइक्वलिटी, इनकम इनइक्वलिटी, बहुत कुछ लोग बहुत रिच हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत पुअर हो जाते हैं क्योंकि काम नहीं है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब पैसा नहीं होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अपने आप ही डाउन हो जाएगा। सोशल अनरेस्ट, समाज में अनरेस्ट की कंडीशन आती है, लूट, चोरी, थेफ्ट, रॉबरी, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। क्लास स्ट्रगल, भाई रिच एक दो पार्ट हो गए ना, एक तो रिच हो गए, पुअर हो गए। जिनके पास काम है रिच हो गए, काम नहीं है पुअर हो गए। कॉज ऑफ डिप्रेशन, अब जब एक पढ़ा लिखा अगर एक पर्सन है, बहुत एजुकेटेड है, उसके पास काम नहीं है तो क्या होगा, डिप्रेशन की कंडीशन आएगी ना, यही हो जाता है। कॉजेज हो गए। इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाएगा? हालांकि इसके बारे में हमने पॉवर्टी है जो चैप्टर था आपका, हमने उसमें डिस्कस कर दिया है, फिर भी कुछ एक जनरल जो है कि भाई सबसे पहले तो पॉपुलेशन को ही कंट्रोल कर लें, ठीक है।
एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो 2022 तक हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और हो सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आ जाए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन जैसे हमने आपको इसमें बताया था पॉवर्टी चैप्टर में, जैसे एग्रीकल्चर को हम इसमें डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो हम आ जाते हैं फिशरीज़ में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, फार्म एक्टिविटीज़ से हटा करके वहाँ और दूसरी जगह पर हम इसको डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, और एक और आ जाता है कि छोटी जो इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज थी, उसको वापस से डेवलप किया जाए, ठीक है। तो ना काम से अच्छा है कि हम किसी छोटे काम को स्टार्ट कर लें और उसमें एंगेज रहें। चैप्टर आपका यहाँ फिनिश हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। हम अपने नोट्स तो प्रोवाइड करेंगे, फिर भी आप अपने नोट्स अपने से खुद से बनाएं, दूसरों से हट करके बनाएं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।